नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद उषा में। और आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी इनमें से कुछ प्रश्नों के आने की संभावना है। आज 50 प्रश्नों का संकलन है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए विक्रम संवत 1700 से 1900, विक्रम संवत 1350 से 1600, विक्रम संवत 1000 से 1350, विक्रम संवत 500 से 1000। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल का समय क्या माना है, तो वो क्या माना है? ऑप्शन नंबर ए 1700, विक्रम संवत 1700 से 1900 तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। मेरी भव बाधा हरो दोहा निम्न में से किस कवि का है? ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी रहीम, ऑप्शन नंबर सी कबीर और ऑप्शन नंबर डी रसखान। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि यह दोहा किसका है, तो यह है बिहारी का। ठीक है, किसका है? बिहारी का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बिहारी जी जो थे उन्होंने एक ही प्रसिद्ध रचना लिखी थी, ठीक है, जिसका क्या नाम था? बिहारी सतसई। ठीक है, क्या था? बिहारी सतसई। और इसके अंदर अगर हम दोहों की बात करें तो कितने थे वो? 729 दोहे। ठीक है, अब बार बार जो है ये कहा जाता है, सॉरी 729 नहीं 719 कर लीजिए इसको। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जो बिहारी थे उन्होंने केवल एक ही रचना की थी, लेकिन वही रचना बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है बिहारी की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 3, यह हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार, ठीक है, कौन सा? भाषा भूषण। ठीक है, जो इनका भाषा भूषण अलंकार है एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? ठीक है, तो किसके बारे में कही है एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मतीराम, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी महाराज जसवंत सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी महाराज जसवंत सिंह। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विज्ञान गीता के रचयिता कौन हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सुंदरदास, ऑप्शन नंबर बी महाराज बीरबल, ऑप्शन नंबर सी केशवदास या फिर ऑप्शन नंबर डी नरोत्तम दास। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं विज्ञान गीता की, ठीक है, तो विज्ञान गीता जो है उसकी रचना किसने की थी? केशवदास ने की थी। किसने की थी? केशवदास ने। और आचार्य शुक्ल ने, ठीक है, किसने? आचार्य शुक्ल ने इन्हें क्या कहा है? इन्हें कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है। ठीक है, क्या कहा है? कठिन काव्य का प्रेत। ये भी आप याद रख लें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये भी कई बार ये पंक्ति पूछी जाती है कि आचार्य शुक्ल ने किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निसंकोच यह कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं था। तो रामचंद्र शुक्ल ने यह कथन किस कवि के बारे में कहा है? ऑप्शन नंबर ए कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास या फिर ऑप्शन नंबर डी घनानंद। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये किसके विषय में कहा है तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घनानंद। ठीक है, चलिए
अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। केशवदास किस वर्ग के कवि हैं? ठीक है, तो अगर हम केशवदास की बात करें तो केशवदास जो हैं वो किस वर्ग के कवि हैं? ऑप्शन नंबर ए रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर बी रीति सिद्ध, ऑप्शन नंबर सी रीति मुक्त या फिर स्वच्छंदतावादी। तो केशवदास की अगर हम बात करें तो केशवदास क्या हैं? रीति मुक्त काव्यधारा वर्ग के कवि हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाकारों में से ललित ललाम, ठीक है, क्या है? ललित ललाम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए केशवदास, ऑप्शन नंबर बी भिखारी दास, ऑप्शन नंबर सी मतीराम या फिर कृपाराम। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं किसकी? ललित ललाम की। किसकी? ललित ललाम की। तो ललित ललाम जो है वो किसने लिखी है? मतीराम ने। ललित ललाम जो रचना है वह किसकी है? मतीराम की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। और प्रश्न नंबर 6 को जरा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न नंबर 6 में केशवदास जो हैं वो किस वर्ग के कवि हैं? रीतिबद्ध के। ठीक है, रीति मुक्त के नहीं आएंगे, ये रीतिबद्ध के आएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 8 पर बढ़ते हैं। कवित्त रत्नाकर के रचयिता कौन हैं? ठीक है, अगर हम बात करते हैं कवित्त रत्नाकर की, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, और बार बार पूछी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, ऑप्शन नंबर बी सेनापति, ऑप्शन नंबर सी मतीराम या फिर ऑप्शन नंबर डी बोधा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जो कवित्त रत्नाकर है वह किसकी रचना है? सेनापति की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। शिव बावनी के रचयिता कौन हैं? ठीक है, जो शिव बावनी रचना है उसके रचयिता कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए जसवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी केशव, ऑप्शन नंबर सी भूषण या फिर ऑप्शन नंबर डी पद्माकर। ठीक है, तो अगर हम शिव बावनी की बात करते हैं, किसकी? शिव बावनी की। ठीक है, तो इसकी जो रचना है वह किसने की है? भूषण ने की है, यानी कि हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और अगर हम भूषण की बात करें, ठीक है, तो भूषण इकलौते ऐसे कवि थे जिन्होंने रीतिकाल में भी, ठीक है, जिन्होंने रीतिकाल में भी किसकी रचना की थी? रीतिकाल में भी इन्होंने वीर रस की रचनाएं की थी। किसकी रचनाएं की थी? वीर रस की रचनाएं की थी। ठीक है, इनकी जो रचनाएं थी उनमें वीर रस की प्रधानता थी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि चित्रकूट के जो सोलंकी राजा थे ना, उन्होंने कवि भूषण की उपाधि इनको दी थी। और अगर हम आचार्य शुक्ल की बात करें तो आचार्य शुक्ल ने क्या कहा था इन्हें? आचार्य शुक्ल ने कहा था कि वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर इनकी और रचनाओं की हम बात करें तो एक इनकी बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण। ठीक है, और शिवा बावनी के बारे में तो हमने अभी इसी में देख लिया है। और जो एक और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो बार बार पूछी भी जाती है वो है छत्रसाल दशक। तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना है? देखिए, अभी मैंने आपको पहले 9वें प्रश्न में यही बताया था, ठीक है, कि आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि, ठीक है, क्या माना है? प्रतिनिधि कवि किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी सूदन, ऑप्शन नंबर सी लाल कवि या फिर ऑप्शन नंबर डी रहीम। तो अगर हम बात करें कि आचार्य शुक्ल ने हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि किसे माना है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए भूषण। ठीक है, कौन हो जाएंगे? भूषण।
चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विविधता के साथ भाव्य और माधुर्य, माधुर्य की जगह माधुर्य हो जाएगा, ठीक है, भी अपूर्व हुआ। यह वियोग श्रृंगार के प्रधान मुक्तक कवि हैं, ठीक है, कि कौन से, उसके वियोग श्रृंगार के, ठीक है। अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करते हैं, किसकी, वियोग श्रृंगार की, तो आचार्य शुक्ल ने यह जो कथन है वो किसके बारे में कहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी पद्माकर, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी आलम, ठीक है। तो अगर हम वियोग श्रृंगार की बात करें तो वह कौन है, घनानंद है, ठीक है, कौन है, घनानंद है। और घनानंद की ना एक प्रेमिका थी जिसका नाम था सुजान, ठीक है, और ये उससे अत्यधिक प्रेम भी करते थे और उसके प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त थे। लेकिन क्या हुआ कि वह जो है चली गई और उसके बाद ये जो है बहुत ही वियोगी हो गए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ रामचंद्र शुक्ल ने किससे माना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अखंड परंपरा का, ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चिंतामणि से, ऑप्शन नंबर बी बेनी से, ऑप्शन नंबर सी महाराज जसवंत सिंह से, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूषण से, ठीक है। तो अगर हम हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा का आरंभ माने कि जो हिंदी रीति ग्रंथ है उनकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो किससे हुई थी, चिंतामणि से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है, ठीक है, क्या पूछा गया है, रीति मुक्त काव्य धारा का नहीं है, ठीक है। अगर हम रीति मुक्त की बात करते हैं कि जो रीति से संबंधित नहीं है, तो वो कौन हो जाएंगे हमारे, बोधा, ठीक है, कौन हो जाएंगे, बोधा। चलिए लगाते हैं अपने सही ऑप्शन पे, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। सॉरी इसका भिखारी दास होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 का क्या होगा, भिखारी दास, ये रीति मुक्त काव्य धारा के नहीं हैं। चलिए अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए कवि कल्पतरु। अगर हम बात करते हैं किसकी, कवि कल्पतरु की, तो कवि कल्पतरु जो है वो किसकी है, चिंतामणि की, ठीक है, किसकी है, चिंतामणि की। और अगर हम बात करते हैं ललित ललाम की, तो ललित ललाम किसकी है, मतीराम की, ठीक है। और शिव बावनी की यदि हम बात करते हैं, किसकी, शिव बावनी की, तो शिव बावनी किसकी है, भूषण की। और काव्य निर्णय किसकी है, भिखारी दास की। तो इसी के साथ हम देख लेते हैं फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा, थर्ड, और सेकंड का क्या हो जाएगा, फोर्थ, ठीक है। और वहीं अगर हम 3 की बात करें तो 3 का हो जाएगा 2, ठीक है, और 4 का हो जाएगा हमारा फर्स्ट। तो इसी के अनुसार देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट का जो 3 है वो हमें एक ही ऑप्शन में नज़र आ रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इश्कनामा किसका काव्य है, ठीक है। तो अगर हम इश्कनामा की बात करते हैं, किसकी, इश्कनामा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और बार बार जो है पेपर में पूछी जाती है। कई बार जो है कई सारे पेपर्स में आई हुई है ये, कई बार इसको पूछा गया है, ठीक है। तो कुछ रचनाएं ऐसी होती हैं जो बहुत प्रसिद्ध होती हैं और बार बार परीक्षा में पूछी ही जाती हैं। तो इसका भी जो सही आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बोधा, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी
भूषण या फिर ऑप्शन नंबर डी केशव दास। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए बोधा, यानी कि जो इश्कनामा है वह किसकी रचना है, बोधा की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यह काल अली, अली कली ही सो बांध्यो आगे कौन हवाल। ठीक है, सो बांध्यो की जगह, बंधुओं की जगह जो है ना सो बिंधियो होगा, पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए, उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस भाषा में हैं। अगर हम इसकी भाषा की बात करें कि ये जो पंक्तियां हैं वो कौन सी भाषा में हैं, तो कौन सी भाषा में होंगी ये पंक्तियां। ऑप्शन नंबर ए अवधी, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभाषा, ऑप्शन नंबर सी खड़ी बोली या फिर ऑप्शन नंबर डी मैथिली। ठीक है, तो जो इनकी भाषा है वो कौन सी हो जाएगी, ब्रज भाषा। ठीक है, किसकी, ब्रज भाषा। और ये जो पंक्तियां हैं ये किस में से ली गई हैं, बिहारी सतसई में से। किस में से ली गई हैं, बिहारी सतसई में से ली गई हैं। बिहारी सतसई जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके अंदर कुल कितने छंद हैं या पंक्तियां हैं, 719 दोहे भी मान लो। ठीक है, 719 दोहे हैं इसके अंदर, बहुत ही प्रसिद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं। अगर हम बात करते हैं प्रबोध पचासा की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए भूषण, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर भट्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी रसखान। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रबोध पचासा की तो यह किसके द्वारा लिखित है, यह लिखित है पद्माकर भट्ट के द्वारा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, और अगर प्रबोध पचासा की बात करें तो यह क्या है, एक भक्ति निरूपण ग्रंथ है। क्या है, भक्ति निरूपण। ठीक है, भक्ति निरूपण ग्रंथ है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बहुत ही प्रसिद्ध है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बार बार परीक्षा में ये लाइनें पूछी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे 5 स्टार लगाया है क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर। ठीक है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर किसके दोहों के लिए कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए रहीम, ऑप्शन नंबर बी कबीर, ऑप्शन नंबर सी तुलसी या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहारी। ठीक है, तो ये किसके लिए कहा गया है, बिहारी दास के दोहों के लिए कहा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बार बार ये पूछे जाते हैं और ये किस में से लिए गए हैं, बिहारी सतसई में से ही लिए गए हैं। बिहारी सतसई के अंदर कुल कितने दोहे हैं, 719 दोहे हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है बिहारी रीतिकाल के लिए। अगर हम पूछे तो रीतिकाल के संदर्भ में काव्य किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम रीतिकाल की बात करें तो उसके अनुसार जो काव्य है वो किस प्रकार का है, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो, जिसकी आत्मा अलंकारिक हो, जो गुण विशिष्ट रचना हो। ठीक है, जो भारतीय परंपरा का वर्णन करे। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों को दृष्टि में रखकर की गई हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20। प्रबंध काव्य को वनस्थली, ठीक है, प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है। ऑप्शन नंबर ए नगेंद्र, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल या फिर ऑप्शन नंबर डी नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि प्रबंध काव्य को वनस्थली और मुक्तक को गुलदस्ता किसने कहा है, तो वो किसने कहा है, आचार्य शुक्ल ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन हैं। अगर हम श्रृंगार लतिका की बात करते हैं तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन नंबर ए द्विजदेव, ऑप्शन नंबर बी चिंतामणि, ऑप्शन नंबर सी देव या फिर ऑप्शन नंबर डी रत्नाकर।
ठीक है। तो श्रृंगार लतिका के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए द्विज देव। कौन है? द्विज देव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आचार्य शुक्ल ने, ध्यान से सुनिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? अब अगर हम आचार्य शुक्ल की बात करते हैं तो आचार्य शुक्ल के अनुसार रीतिकाल का जो प्रवर्तक कवि है वो कौन है? ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास, ऑप्शन नंबर बी मतीराम, ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि, या फिर ऑप्शन नंबर डी केशव दास। ठीक है, तो अगर हम रीतिकाल के प्रवर्तक की बात करें, किसके? रीतिकाल के प्रवर्तक की यदि हम बात करें तो उसे किसने, आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? चिंतामणि को। किसको माना है? चिंतामणि को। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जगद विनोद। ठीक है, अगला हमारा जो है वो क्या है? जगद विनोद। अगर हम बात करते हैं कि भाई जगद विनोद के रचनाकार कौन है, बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है और बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाती है। ठीक है, ये जितनी भी रचनाएं हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बार बार परीक्षा में पूछी जाने वाली हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भिखारी दास, ऑप्शन नंबर बी घनानंद, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी मतीराम। ठीक है, तो जो जगद विनोद है वो किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर सी पद्माकर की। ठीक है, किसकी है? पद्माकर की। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित काव्य है? ऑप्शन नंबर ए राम, ऑप्शन नंबर बी कृष्ण, ऑप्शन नंबर सी इंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी शिव। ठीक है, तो अगर हम देव चरित्र की बात करें तो यह किसके लिए है? किसके जीवन पर आधारित है? श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। लोवगन कवित कीबो खेल करी करी जानो है किसकी युक्ति है? ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इन पंक्तियों की, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और बार बार जो है परीक्षा में पूछी जाने वाली पंक्तियां हैं और बार बार कई बार जो है ये परीक्षा में आई हुई पंक्तियां हैं। ठीक है, लोगन कवित कीबो खेल करी किसकी युक्तियां हैं? ठीक है, तो ये किसकी हो जाएंगी? हमारी आचार्य भूषण की। ठीक है, किसकी पंक्तियां हैं ये? भूषण की। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? किसकी? नायिका भेद की। तो ऑप्शन नंबर ए हित तरंगिणी, ऑप्शन नंबर बी श्रुति भूषण, ऑप्शन नंबर सी उज्ज्वल नीलमणि, या फिर ऑप्शन नंबर डी कर्णाभरण। ठीक है, तो इसके अगर सही आंसर की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हित तरंगिणी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन नंबर बी लाला भगवान दीन, ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र शुक्ल, या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो यह कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऐसा किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका, ठीक है, क्या रामचंद्रिका है? जो रामचंद्रिका है वह रचना किसकी है? केशवदास की। ठीक है, किसकी है? केशवदास की है। पहले तो हमें यही पता होना चाहिए किसकी है? केशवदास की। ठीक है, तो रामचंद्रिका को डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या कहा था? असाधारण महाकाव्य,
बी फुटकर कविताओं का संग्रह, सी छंदों का अजायब घर, या फिर अलंकार मंजूषा। तो अगर हम पीताम्बर दत्त बढ़तवाल की बात करें कि उन्होंने रामचंद्रिका को क्या कहा था, फुटकर कविताओं का संग्रह माना था। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? हाँ जी, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन, ठीक है, बिहारी सतसई के संदर्भ में किसका है? ऑप्शन नंबर ए रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर बी नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जॉर्ज गियर्सन। तो अगर हम यूरोप की बात करें, यूरोप में बिहारी सतसई के समक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का। तो इसके साथ ही हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यहाँ नारी कोई व्यक्ति या समाज के संगठन की इकाई नहीं है, बल्कि सब प्रकार की विशेषताओं के बंधन से संभव मुक्त विलास का एक उपकरण मात्र है। यह रीति काल के संबंध में किसका कथन है? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन नंबर सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर ऑप्शन नंबर डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो यह जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइनें किसने लिखी हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसा कहा है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं शोभानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध वैचित्र्य, या फिर व्यवहार तिरेक। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? रीति मुक्त कविता की जो प्रमुख कृतियां हैं वो क्या हैं? अलंकृत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। काव्य रसायन के रचयिता कौन है? ठीक है, किसके? काव्य रसायन। तो काव्य रसायन की अगर यदि हम बात करते हैं तो काव्य रसायन किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी बिहारी, ऑप्शन नंबर सी केशव, या फिर ऑप्शन नंबर डी मतीराम। ठीक है, तो काव्य रसायन जो रचना है वह किसकी है? वह है आचार्य देव की। किसकी है? देव की। और देव एक ऐसे कवि थे जिनको कवि भी कहा गया है और आचार्य भी माना गया है। ठीक है, और आचार्य की एक बहुत ही देव की एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ठीक है, जो कि बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। वो कौन सी है? भाव विलास। ठीक है, भाव विलास और अष्टायाम। अष्टायाम कई बार जो है परीक्षा में पूछी गई है। और एक और प्रसिद्ध है सुजान विनोद। तो ये भी आप जो है याद कर लें। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और, ठीक है, धीर प्रतीक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस रीतिकालीन कवि के विषय में है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिहारी, ऑप्शन नंबर बी देव, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी रसलीन। ठीक है, तो अगर प्रेम मार्ग का प्रवीण कवि की बात करें तो वह कौन है? घनानंद। यानी कि हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, घनानंद। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रीति मुक्त धारा में प्रमुख रहा है। अगर हम रीति मुक्त धारा की बात करते हैं तो रीति मुक्त धारा में जो प्रसिद्ध चीज़ है वह क्या रही थी? नीति कथा रही थी, भक्ति भावना रही थी,
श्रृंगार चित्रण रहा था या फिर आश्रयदाता का गुणगान रहा था। तो अगर हम रीतिकाल की बात करें ना, तो रीतिकाल में जो सबसे ज़्यादा रहा था वो क्या रहा था? श्रृंगार चित्रण। ठीक है, क्या रहा था? श्रृंगार चित्रण। चलिए, बिहारी सतसई की टीका का लाल चंद्रिका नाम से किसने प्रतिपादन किया था? ठीक है, तो जो बिहारी सतसई पे टीका लिखी गई थी, ठीक है, बिहारी सतसई पे जो टीका लिखी गई थी लाल चंद्रिका, उसको किसने लिखा था? ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल ने, ऑप्शन नंबर बी जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, ऑप्शन नंबर सी अंबिका दत्त व्यास ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी श्रुति मिश्र ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए लल्लू लाल ने। ठीक है, तो यह जो बिहारी सतसई की टीका लाल चंद्रिका नाम से किसने लिखी थी? लल्लू लाल ने लिखी थी। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बोधा का असली नाम क्या था? ठीक है, बोधा का असली नाम जो था वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए बुद्धिराम, ऑप्शन नंबर बी सुबोध चंद्र, ऑप्शन नंबर सी प्रबोध चंद्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी बुद्धि सेन। ठीक है, तो अगर हम बोधा के असली नाम की बात करें तो वह क्या था? ऑप्शन नंबर डी बुद्धि सेन। क्या नाम था? बुद्धि सेन। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रामचंद्रिका का रचना काल क्या है? ठीक है, रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव की। किसकी रचना है? केशव की। ठीक है, और इसका जो रचना काल है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए 1501, ऑप्शन नंबर बी 1601, ऑप्शन नंबर डी सी 1801, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1701। ठीक है, जो रामचंद्रिका है उसका रचना काल क्या है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव दास की है? ठीक है, क्या पूछा गया है? केशव दास की है। तो ऑप्शन नंबर ए रसिक प्रिया, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास विनोद, ऑप्शन नंबर सी विज्ञान गीता, या फिर ऑप्शन नंबर डी रस सागर। ठीक है, क्या पूछा गया है? रस सागर। तो केशव दास की जो रचना है वो वह कौन सी है? रसिक प्रिया। ठीक है, कौन सी है? रसिक प्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। सॉरी, यहाँ पे दो दी हुई हैं। कौन सी रचना है? ठीक है, तो एक तो हमारी हो जाएगी कौन सी? ऑप्शन नंबर ए रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगी। ए और सी हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को। ठीक है, तो ये जो पंक्तियां हैं वह किसकी हैं? एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। बाली का सपूत कपिकुल पुरहुत रघुवीर जी को दूत भरी रूप विकराल को। उपयुक्त जो पंक्तियां हैं वह किसकी हैं? ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये जो पंक्तियां हैं ये किसकी हैं? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं किसकी हैं? ये जो पंक्तियां हैं ऑप्शन नंबर सी सेनापति की हैं। ठीक है, किसकी हैं? सेनापति की। चलिए अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही क्रम क्या है? ठीक है, सही क्रम पूछा गया है कि भाई जो इनका जो जन्म वर्ष है वो कब का है। तो ऑप्शन नंबर ए केशव दास, ऑप्शन नंबर बी बिहारी ऑप्शन नंबर ए केशव, बिहारी, मतीराम, घनानंद। ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी बिहारी, केशव,
घनानंद, मतीराम, या फिर ऑप्शन नंबर सी केशव, मतीराम, घनानंद या फिर बिहारी, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी घनानंद, बिहारी, केशवदास, ठीक है, और मतीराम। तो अगर हम इनके जन्म काल की बात करें, किसकी, जन्म काल की, ठीक है, तो जो इनका जीवन काल है वो कब कब का है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यदि हम केशवदास की बात करते हैं, किसकी, केशव की, ठीक है, सॉरी, बिहारी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1595 में हुआ था, ठीक है। और यदि हम केशवदास की बात करें तो केशवदास का कब हुआ था, सॉरी, 1555 में हुआ था, ठीक है। यदि हम मतीराम की बात करें तो मतीराम का जन्म हुआ था 1617 में, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं घनानंद की, किसकी, घनानंद की, तो जो घनानंद का जन्म वर्ष था वो कब का था, घनानंद का जन्म वर्ष, घनानंद के जन्म वर्ष की यदि हम बात करें तो घनानंद का जन्म वर्ष कब का था, 1673 में, ठीक है। तो अगर हम इसके अनुसार देखते हैं तो हमारा सही क्या हो जाएगा, पहला हमारा होगा केशव, ठीक है, फिर बिहारी, और फिर कौन हो जाएंगे हमारे, मतीराम, और फिर हो जाएंगे हमारे कौन, घनानंद। तो देख लेते हैं एक बार कौन कौन किस तरीके से सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए केशव, मतीराम, घनानंद, ठीक है, और बिहारी। ऑप्शन में गलती है शायद, केशवदास का जन्म है 1555 में, ठीक है, मतीराम का 1595 में, और यदि हम बात करते हैं बिहारी की, ठीक है, तो बिहारी का जन्म है 1595। एक मिनट दोबारा चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ जी, केशवदास का जन्म वर्ष क्या है, 1555 का, ठीक है, क्या है, 1555। यदि हम बिहारी की बात करते हैं तो बिहारी का जन्म वर्ष है 1595, ठीक है, क्या है, 1595। और मतीराम के जन्म वर्ष की यदि हम बात करें तो क्या है, 1617, ठीक है, क्या है, 1617। और घनानंद का जो जन्म वर्ष है वो कब का है, घनानंद का जन्म वर्ष है 1673 ईस्वी। तो इसी के साथ हमारा जो ए ऑप्शन है वही सही हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी, ध्यान रखिएगा, शक्कर की रोटी किसने कहा है, ठीक है। तो अगर हम शक्कर की रोटी की बात करते हैं, किसकी, रीतिकालीन कवि बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा है, ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, ऑप्शन नंबर बी पदम सिंह शर्मा ने, ऑप्शन नंबर सी नगेंद्र ने, या फिर ऑप्शन नंबर डी महेंद्र कुमार ने। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी पदम सिंह शर्मा ने, ठीक है। तो जो बिहारी कवि हैं उनकी कविताओं को शक्कर की रोटी पदम सिंह शर्मा ने कहा है, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। यह प्रेम को पंथ महाकराल, कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। यह पंक्तियां किसकी हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और कई बार जो है प्रश्न में पूछी गई हैं, परीक्षा में पूछी गई हैं। ऑप्शन नंबर ए बोधा, ऑप्शन नंबर बी ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी घनानंद, या फिर ऑप्शन नंबर डी द्विज देव, ठीक है। तो यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है। तो ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी हैं, ऑप्शन नंबर ए बोधा की, ठीक है, किसकी हैं, बोधा की हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण भी हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हिंदी काव्य शास्त्र की निम्नांकित कृतियों का सही कालक्रम क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार जो है ये पूछी भी जाती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए रसिक प्रिया, ऑप्शन नंबर ए रसिक प्रिया, कवि कल्पतरु,
कविकुल कल्पतरु, काव्य निर्णय, रस रहस्य, या फिर ऑप्शन नंबर बी रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, रस रहस्य, काव्य निर्णय, या फिर ऑप्शन नंबर सी रस रहस्य, काव्य निर्णय, कविकुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, या फिर कविकुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, काव्य निर्णय और रस रहस्य। ठीक है, तो अगर हम इनके रचना कालों की बात करें, ठीक है, तो जो कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, सॉरी, जो रसिक प्रिया है उसकी रचना काल जो है क्या है, 1591 है। कब का है, 1591 का है। ठीक है, और यह जो रचना है वह किसकी है, केशव की। ठीक है, रसिक प्रिया जो है वह किसकी है, केशवदास की है। अगर हम कविकुल कल्पतरु की बात करें तो इसका रचना काल क्या है, 1650। ठीक है, क्या है, 1650 है। और यह किसका है, कविकुल कल्पतरु किसकी रचना है, चिंतामणि की। ठीक है, किसकी रचना है, चिंतामणि की। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं रस रहस्य की, किसकी, रस रहस्य की, तो जो रस रहस्य है वह किसकी रचना है, कुलपति मिश्र की है। और कब की रचना है, 1670 ईस्वी में रची गई थी। ठीक है, कब रची गई थी, 1670 ईस्वी में। यदि हम काव्य निर्णय की बात करते हैं, किसकी, काव्य निर्णय की। ठीक है, तो जो काव्य निर्णय है वह भिखारी दास की है और कब रचित है, 1740 ईस्वी में। ठीक है, कब रचित है, 1740 ईस्वी में। तो इस प्रकार से हम एक बार देख लेते हैं कि कौन सी रचना कब की है। ठीक है, तो पहली हमारी क्या हो जाएगी, रसिक प्रिया हो जाएगी। ठीक है, पहली कौन सी है, रसिक प्रिया। फिर 1650 में कौन सी लिखी गई है, कविकुल कल्पतरु। ठीक है, कविकुल कल्पतरु। और उसके बाद क्या है, काव्य निर्णय। ठीक है, फिर क्या है, रस रहस्य। तो अगर हम सही देखें तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कवि रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, रस रहस्य, और उसके बाद सबसे लास्ट में क्या आ जाएगी हमारी, काव्य निर्णय। ठीक है, तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। यह जो कथन है वह किसका है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य शुक्ल का, ऑप्शन नंबर बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का, या फिर ऑप्शन नंबर डी राम कुमार वर्मा का। ठीक है, तो यह जो कथन है वह किसका है, ऑप्शन नंबर ए आचार्य शुक्ल का है। किसका है, आचार्य शुक्ल का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है। अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नान। ठीक है, तो यह जो पंक्तियां हैं यह किसकी हैं, ऑप्शन नंबर ए सोमनाथ की, ऑप्शन नंबर बी रसलीन की, ऑप्शन नंबर सी पद्माकर की, या फिर ऑप्शन नंबर डी बिहारी की। तो ये जो पंक्तियां हैं बड़ी ही प्रसिद्ध हैं और किसकी हैं, ऑप्शन नंबर बी रसलीन की। ठीक है, किसकी हैं, रसलीन की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आचार्य और कवि, ठीक है, आचार्य और कवि दोनों रूपों में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए घनानंद, ऑप्शन नंबर बी केशव, ऑप्शन नंबर सी बिहारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी देव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देव। ठीक है, तो जो देव हैं वो दोनों ही रूपों में जाने जाते हैं, यानी कि आचार्य भी माने जाते हैं और कवि भी जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह ब्रज भाषा के मतीराम जैसे कवियों के समक्ष हैं और कहीं कहीं तो भाषा और भाव माधुर्य में पद्माकर से टक्कर लेते हैं। आचार्य शुक्ल ने यह कथन किसके लिए कहा है, ऑप्शन नंबर ए वेणी प्रवीण, ऑप्शन नंबर बी बोधा, ऑप्शन नंबर सी ग्वाल कवि, ऑप्शन नंबर सी डी भूषण। ठीक है, तो यदि हम बात करें
आचार्य शुक्ल ने ये किसके लिए कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए वेणी प्रवीण के बारे में। किसके बारे में कहा था? वेणी प्रवीण के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, लोग हैं लागी कवित बनावत। ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। लोग हैं लागी कवित बनावत, मोही तो मेरे कवित बनावत। ठीक है, तो यह जो पंक्तियां हैं वह किसने लिखी? हाँ जी, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी घनानंद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी घनानंद। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं अपने। रीतिकाल के कवि रसलीन का ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए अंग दर्पण, ऑप्शन नंबर बी यमुना लहरी, ऑप्शन नंबर सी रस रत्नाकर, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रज विलास। ठीक है, तो अगर हम बात करें रसलीन कवि की, तो रसलीन कवि का क्या है? अंग दर्पण। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कवियों में से ओरछा नरेश के दरबारी कवि, गुरु और मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए देव, ऑप्शन नंबर बी केशवदास, ऑप्शन नंबर सी चिंतामणि, या फिर ऑप्शन नंबर डी भूषण। ठीक है, तो अगर हम ओरछा नरेश की बात करें तो वह कौन थे? ऑप्शन नंबर बी केशवदास। इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सभी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।